स्वागत है आपका जागरण न्यू मीडिया की इस खास कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं जिनका सीधा संबंध आपके जीवन से है, चाहे वह आर्थिक सेहत का मामला हो या स्वास्थ्य से जुड़ा मसला हो या फिर आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली गलत सूचनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हम इनकम टैक्स के प्रावधानों और इसे बचाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं मनीष मिश्रा और मैं हूं अभिनव गुप्ता। वेलकम करना चाहता हूं बलवंत जी और असीम चावला जी। बलवंत जी एक बहुत जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, असीम चावला जी बहुत जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। हमें आज इन्वेस्टमेंट टिप्स से लेकर टैक्स लैब से लेकर आप हर चीज की जानकारी देंगे जो मुझे लगता है कि टैक्स पेयर्स के लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। मैं शुरू करना चाहूंगा बलवंत जैन जी से। बलवंत जी, मेरा पहला सवाल इन दो टैक्स रिजीम्स के, क्योंकि अब 31 मार्च आने वाला है और सबको अपने टैक्स इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत चिंता है। तो मैं पहले तो जानना चाहता हूं कि इन दोनों टैक्स स्लैब्स में जो नया रिजीम है और जो पुराना रिजीम है, इन दोनों टैक्स स्लैब्स में क्या फर्क है, और अगर एक कॉमन मैन, एक टैक्स पेयर, इनमें से किस ऑप्शन को चूज करने के लिए जा सकता है? देखिए अभिनव जी की जो व्यक्ति कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है और अगर वो सैलरीड है, मतलब, और दूसरे कोई भी बेनिफिट क्लेम नहीं करना चाहता है, जैसे होम लोन से रिलेटेड है, एलटीए है, एचआरए है। अब इसका एक स्टैंडर्ड मैं जवाब नहीं दे सकता कि किसके लिए नया टैक्स रेजिम फायदेमंद है और किसके लिए पुराना टैक्स रेजिम फायदेमंद है। तो हर एक व्यक्ति को अपनी टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि मैं इन्वेस्टमेंट के साथ में, या जो मेरे एग्जिस्टिंग होम लोन है और दूसरे जो मैं डिडक्शंस क्लेम कर सकता हूं, उसके साथ मेरी टैक्स लायबिलिटी कम आती है या बिना उसके मेरी टैक्स लायबिलिटी कम आती है। मतलब जैसे ये टेलर मेड है, रेडीमेड इसका आंसर नहीं हो सकता है। फिर भी सर, अगर हम किसी का एग्जाम्पल लेके चले, मान लीजिए कि अगर एक कॉमन मैन है, एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर है जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो करीब 10 से 12 लाख रुपए है, और उसके ऊपर अगर वो होम लोन भी अगर उसका चल रहा है, उसकी ईएमआई जा रही है सपोज 40,000 रुपए के करीब, क्या उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रह सकता है सर? फिर भी अब देखिए, अगर सैलरीड व्यक्ति है तो देखिए, एक तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, एलटीए का बेनिफिट मिलता है, और जैसे आप ये बता रहे हैं जो होम लोन लेके रखा हुआ है तो होम लोन के रीपेमेंट का जैसे 1.5 लाख का बेनिफिट होता है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट है अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो 2 लाख का डिडक्शन होता है। तो वो कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि आपको ये डिडक्शन क्लेम करने के बाद में आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम होती है या उसके बिना टैक्स लाइबिलिटी कम होती है। परंतु मेरा जैसे अगर एज ए थंब रूल अगर आप कहें तो जो सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए नए टैक्स रेजिम में ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन चला जाता है, तो होम लोन से रिलेटेड बेनिफिट चले जाते हैं, एलटीए नहीं मिलेगा आपको, जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं वो नहीं मिलेगा, आपका जो इंटरेस्ट है सीनियर सिटीजन जैसे है उनके लिए जैसे बैंक इंटरेस्ट वगैरह का टीटीबी का डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। तो वो वर्कआउट करना पड़ेगा। और वो ऐसे एक बात और मैं बता दूं अभिनव जी कि जो सैलरी जो नॉन बिजनेस वाले हैं उनके लिए यह ऑप्शन हर साल एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे बिजनेस इनकम है तो आपको एक बार अगर आपने नया टैक्स रेजिम चेंज कर दिया तो सिर्फ एक बार ही वापस आ सकते हैं, वापस नहीं जा सकते। तो यह देखना जरूरी है। परंतु सैलरी वाला व्यक्ति है या जो नॉन बिजनेस इनकम वाला है वो हर साल अपनी जो चॉइस है वो चेंज कर सकता है। और जो अपने जो सैलरीड व्यूअर्स है उनको मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर ऑप्शन आपके एम्प्लॉयर के सामने चूज कर दिया है तो जरूरी नहीं कि वो का वही ऑप्शन आपको जब अपना आईटीआर फाइल करते हैं तब भी एक्सरसाइज करना है। जो एम्प्लॉयर को जो जो ऑप्शन आपने चूज करके दिया है वो सिर्फ टीडीएस पर्पज के लिए है। मेरा सवाल असीम चावला सर से है। सर, आज सेंसेक्स ने 52,000 का स्तर क्रॉस किया है। इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे सर जो अपने पैसे अभी मुनाफे में निकालने की सोच रहे हो। तो मैं जानना चाहता हूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब इसमें कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर होंगे जो लॉन्ग टर्म से लगे हुए होंगे, लगाए हुए होंगे पैसा, और कुछ जो शॉर्ट टर्म वाले होंगे 3, 4, 6 महीने वाले, उन पर टैक्सेशन किस हिसाब से लगेगा? उनका जो मुनाफा है उस पर लॉन्ग एलटीसीजी और एसटीसीजी किस हिसाब से लगेगा?
देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके मन से इतनी जो ये इंफॉर्मेटिव चीज़ें हो रही हैं। अब जहाँ तक बात है मुनाफे को इनकैश करने की, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 31 मार्च की जो आपकी कमिटमेंट्स हैं, जैसे बलवंत जी ने बताया कि आपने एम्प्लॉयर को बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक डिक्लेरेशन दिया होगा, उस बात को जरा कंप्लीट करते हैं। तो उसमें अगर कुछ डिक्लेरेशंस के हिसाब से आपने कुछ उसमें सेविंग्स वगैरह के बारे में डिक्लेयर किया हुआ है, तो आपका टीडीएस कम कट रहा होगा और उससे आपकी टेक होम ज्यादा आ रही होगी। तो सबसे पहले तो आप, अगर आपने कुछ इनकैशमेंट्स करी हैं और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो मेरी तो सबसे पहले ये राय होगी कि अपना एटीसी का 1.5 लाख रुपए का जो बकेट है उसको पूरा कीजिए। और कोई अगर ऐसी सेविंग्स थी जो आपको लगता है कि आपने उस डिक्लेरेशंस में दी जो चैप्टर 6 में है, उसको देखिए। और फिर उसके बाद क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपका वो ईपीएफ वगैरह तो वहाँ ठीक ठाक चल रहा है। जो लोग चलो एम्प्लॉयमेंट से बाहर आते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और वो 1.5 लाख का पीपीएफ का थ्रेशोल्ड देखना चाहते हैं, उसको करें। और एक और जुड़ी हुई बात मैं इससे कह दूं और फिर स्टॉक मार्केट पे भी आते हैं कि आप कोई अगर आपने ईएमआई पे कोई पॉज बटन दबाया हुआ था या कुछ क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को लेके आपका एक जो मोरेटोरियम का समय था, और उसके बाद जो है आप पहले उसको क्लियर कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जॉब लॉसेस और इकोनॉमिक स्लो डाउन एक अपनी जगह है, स्टॉक मार्केट की तेजी एक अपनी जगह है। स्टॉक मार्केट कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर अ फुल टाइम लाइवलीहुड। और इस में कोई एक भ्रांति नाम में फंस जाए हमारा एक जो यूथ है, जो इंडियन यूथ है। और कुछ सर्वेज और कुछ रिपोर्ट्स पढ़ के तो मैं तो थोड़ा सा घबराहट तो नहीं, बट एक रियलिटी चेक वाला पॉइंट जरूर आ रहा है कि ओवरऑल इंडिया का अगर आप डेट देखें, जो रिटेल डेट है वो 40 लाख करोड़ के करीब है। मैं सिर्फ रिटेल डेट की बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी डेट की नहीं बात कर रहा। और इसमें चाहे आप कंज्यूमर लोन कीजिए, आप इसमें गोल्ड लोन की बात कीजिए, आप हाउसिंग लोन की बात कीजिए, आप क्रेडिट कार्ड की बात कीजिए, सो मे बी वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। और इस समय जो नीड ऑफ द आवर है कि इससे पहले कि आप पे कोई प्रेशर मेंटली हो कि जी साहब मैंने सिप रोक दी थी अपनी, अब मैं सिप भी शुरू करूं। इनफैक्ट आज सुबह मैं ये भी एक आपके प्रोग्राम की प्रिपरेशन में ये भी एक जायजा ले रहा था कि सिप का क्या स्टेटस है, क्या वो प्री कोविड लेवल पे लगभग आ गया है, अभी वो नहीं आया। तो इस समय मेरा मानना यह है कि आप अपने इमीडिएट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो ओवर हैंग कर रहे हैं उस पे कंसंट्रेट कीजिए। स्टॉक मार्केट एक अपनी जगह है, उसकी पोजीशनिंग, ओवर पोजीशनिंग एक अपनी जगह है। बट आप कोई ऐसी सिचुएशन में, हमारा यूथ, हमारा यंग तबका ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाए कि वो स्टॉक मार्केट की में कुछ पोजीशंस ऐसी ले ले और जिससे कि उसकी जो अभी तो प्रॉफिट बुक हो गया और अच्छी बात है, मुबारक बात है, बट ये देने के लेने ना पड़ जाए मेरे को। सर मैं उसी कैपिटल गेन टैक्स की ये बात कर रहा था कि हाँ, मार्केट नई ऊंचाइयों पर लगातार जा रहा है। तो जिन लोगों ने कम समय में, मतलब साल भर से कम समय में मुनाफा कमाया है, अच्छा मुनाफा कमाया है, और जिन्होंने लंबे समय में मुनाफा कमाया है, 3 साल 5 साल में मुनाफा कमाया है, उनको टैक्स किस हिसाब से देना होगा? हाँ, तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपको पता है कि एक 2 साल पहले हमारे अमेंडमेंट हो गया था और 1 फरवरी की ग्रैंडफादरिंग के हिसाब से अब आपको 112A के प्रावधान के हिसाब से आपको वो 1 फरवरी का आपको एक बेंच मार्किंग हो गई कि 1 फरवरी या उससे पहले का जो पीक रेट है वो आप देख के अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्स करके वो कर लीजिए। और अगर आपको याद हो, मरहूम मिस्टर जेटली ने कहा था कि भाई स्टॉक मार्केट का एसेट और एक नॉर्मल एसेट के बीच में डिफरेंशिएशन करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट पे आ गया। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो वो स्क्रिप्ट्स के लिए एक ऑर्डिनरी इनकम का है दायरा, और एक 15 और एक 10%। तो कुल मिला के ये इन दायरे में आपकी कैलकुलेशन बैठ जाती है। बट इसमें एक बात ध्यान रखिए कि आपको जो टैक्स देना है वो आपको खुद डिस्चार्ज करना है 15 मार्च से पहले।
क्योंकि आपका अगर कोई टैक्स बनता है और उस पर आप 15 मार्च से पहले उसकी टैक्स की भरपाई नहीं करते तो फिर आपको 234 सेक्शन धारा में जो ब्याज है वो भी पड़ जाएगी। तो ये ना हो कि अभी तो आपको प्रॉफिट बुकिंग आई और एक अच्छी टिप मिल गई कि फटाफट री इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसकी जो आपने ऑब्लिगेशन है उस पे अगर आपने टाइमली अपनी सेल्फ असेसमेंट की तिमाही है 15 मार्च की लास्ट, अगर आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए, हमें सब मालूम है 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, ये जो 3 तिमाही थी, इसको अब वो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, ये 4 तिमाही, 4 इंस्टॉलमेंट आपको अपना एडवांस टैक्स पूरा करना है। यहाँ पर यूजुअली हम ये देखते हैं कि लोग प्रॉफिट बुकिंग की एक्साइटमेंट में एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन को नहीं कंसिडर करते, और फिर बाद में जब आप अपनी टैक्स रिटर्न भरते हैं और ब्याज देखते हैं, तब आप एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने स्टॉक मार्केट से कमाया उसको तो एब्सोल्यूट रखते हैं, बट वो ब्याज बेचारा कहीं घुल जाता है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आप अपनी जो प्रेजेंट लाइबिलिटीज हैं उसको पोस्टपोन मत कीजिए। एक और मैं इसमें सजेशन देता हूँ जो यूथ के लिए है, कि आपको कई बार एक ऐसी थॉट भी आती है कि चलो ठीक है, इनकम टैक्स का ब्याज से ज्यादा तो मैं मार्केट से कमा लूंगा। ब्याज का मीटर डाउन है भाई, वो तो आप दे रहे हैं, और इन स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छुए और नए रिकॉर्ड स्थापित करे, बट अगर ऐसा ना हुआ तो वो ब्याज कोई डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है, आपको ब्याज तो देना ही है, चाहे चाहे आप उस ब्याज को अपनी आमदन में से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से इस समय जो यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर कहीं बैलेंस आउट कर लिया आपने कि भाई ठीक है, इधर स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग हो गई, उधर उधर मान लीजिए थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट में डेफरल हो गया या थोड़ा सा पे कट हो गया, और आपने अपनी पोजीशन को बैलेंस आउट कर लिया, और आप इस बात के लिए ऊपर वाले को शुक्रिया अदा देते हैं कि भाई एक जरिया कम हुआ तो एक थोड़ा सा बढ़ गया या वो इक्वलाइज हो गया। सबसे पहले अपनी मैंडेटरी टैक्स सेविंग्स का ध्यान रखें, इंश्योरेंसेस का ध्यान रखें, लोन्स के ब्याज को ओवर लेवरेज ना करें, एटीसी को पूरी तरह से करें, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने इस दौरान हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई तवज्जो नहीं दी तो प्लीज वो दें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक एक उम्दा कवर लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस एटीसी में टैक्स डिडक्टेबल है, उसको लेने का एक इंसेंटिव भी है, वो लीजिए, और अपने आप को ओवर लेवरेज मत कीजिए। बलवंत सर के पास चलते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 चीजें हैं। एक तो आप खर्च के जरिए भी इनकम टैक्स अपना बचा सकते हैं, और दूसरा बचत के जरिए बचा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि कौन कौन से ऐसे खर्च हैं जिनसे टैक्स बचाया जा सकता है। ये सवाल बलवंत जैन सर से। हाँ, देखिए, जहाँ तक खर्च का सवाल है तो एक मेजर आइटम जो है वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, जिसको आप पेमेंट करके आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। और यह एक बात और मैं मनीष जी बताना चाहूंगा कि जो प्रीमियम है वो आप आपके खुद के लिए, आपके स्पाउस के लिए और आपके बच्चों की लाइफ के लिए पेमेंट कर सकते हैं। और ये एक बात और बताना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं आपके, वो जरूरी नहीं कि आर्थिक रूप से आपके ऊपर निर्भर हो। अगर बच्चे आपके कमा रहे हैं तो बरोबर है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, और अगर उनकी एटीसी की बकेट ओवरफ्लो हो रही है तो उनकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उनके पेरेंट्स भी पे कर सकते हैं और एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा डिडक्शन है वो मेडी क्लेम का है। मतलब उसमें जो सेक्शन 80 में तो मेजर एक यही आइटम है डिडक्शन का जो एक्सपेंस बेस्ड है। इसके अलावा अगर आप होम लोन की किस्त को भी अगर आप खर्चा समझते हैं तो जो होम लोन का रीपेमेंट वाला जो है वो बेनिफिट आप 1.5 लाख की सीमा के अंदर अंदर ले सकते हो। और जैसे मैंने पहले बताया कि आपका इंटरेस्ट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं। और अगर लेट आउट किया हुआ है तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, परंतु आपका हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही दूसरी इनकम के सामने आप एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी जो एक्सपेंस की आइटम है वो हेल्थ इंश्योरेंस की है। हेल्थ इंश्योरेंस में
ऐसा है कि दो बकेट है, एक आप खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, और आप दूसरा आपके पेरेंट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपके खुद के लिए 25,000 है, आपके पेरेंट्स के लिए भी 25,000 है। परंतु अगर आप सीनियर सिटीजन है या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो ये 50,000 हो जाती है 25,000 की जगह। तो अगर जैसे मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो दोनों का मिला के 1 लाख रुपया क्लेम कर सकते हैं। एक बात और मजेदार है इसमें मनीष जी, कि कोई सीनियर सिटीजन है जिनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो जो डे टू डे मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं, भले जो ब्लड प्रेशर शुगर की दवाई है या जैसे रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह करवाते हैं, तो वो भी 50,000 रुपए तक का क्लेम किया जा सकता है। टैक्स प्लानिंग के एंगल से मैं बताना चाहूंगा मनीष जी की यह जो सीनियर सिटीजन का जो 50,000 का मेडिकल एक्सपेंसेस का डिडक्शन है, वो रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 कैश पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चेक से पेमेंट करना पड़ेगा। और ये 50,000 का जो डिडक्शन है मनीष जी, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं क्लेम कर सकता। आप खुद क्लेम कर सकते हो, आपका स्पाउस अलग से क्लेम कर सकता है, आपके जितने बच्चे हैं वो बच्चे भी क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जो एटीसी वाला जो पेमेंट है वो पेरेंट कर दे, इधर वाला जो डिडक्शन है वो बच्चे कर ले, तो जो दोनों में मिला के दोनों क्लेम करे तो ये टैक्स बेनिफिट, ओवरऑल टैक्स बेनिफिट है, उसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये दो मेजर आइटम है। इसके अलावा तो जैसे अगर आपके यहाँ कोई डिपेंडेंट है, उनकी सीवियर बीमारी है, तो उसके लिए डिडक्शन है, पर वो नॉर्मली कॉमनली यूज नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आपको एचआरएल नहीं मिलता है, तो आप जो रेंट का पेमेंट करते हैं उसके लिए आपको आपकी टोटल इनकम का 25% तक क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम महीने का 5,000 रुपया है। तो यह 3 आइटम मुझे दिमाग में आती है जो आप एक्सपेंस करके क्लेम कर सकते हैं। सर मैं चाहूंगा कि आप सेक्शन 24B के बारे में भी बताएं हमारे दर्शकों को, वो भी एक खर्च है। हाँ, वो जैसे मैंने बताया आपको कि ब्रॉडली की ये जो 24B में जो आप होम लोन लेते हैं उस पे आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। एक और मनीष जी मैं बताना चाहूंगा कि जो एटीसी का जो होम लोन का डिडक्शन रीपेमेंट का है वो सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस के लिए ही मिलता है, परंतु जो 24 का जो डिडक्शन है वो आप इवन कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो भी क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से 80C का जो रीपेमेंट का जो डिडक्शन है वो अगर आपने होम लोन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से ही लिया है तो ही ले सकते हैं, परंतु जो 24B का जो डिडक्शन है वो अगर आपने लोन आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से लिया है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। जहां तक क्वांटम की बात है तो मैंने जैसे बताया कि अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और लॉ आपको 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आज की तारीख में अलाउ करता है जिसका जो रिलेटेबल वैल्यू है वो नील आता है, तो भले आपके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, कुल मिला के दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे आपको 2 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। परंतु अगर आपने होम लोन लिया है या आपके फ्रेंड्स रिलेटिव से बोरो किया है और इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं कोई लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए जो किराए पर दी गई है, तो वैसे लोगों को यह भ्रम है कि उस पे भी जो इंटरेस्ट डिडक्शन की सीमा है वो 2 लाख है। यह बात सही नहीं है। आपको जो जो इंटरेस्ट जितना पेमेंट करते हैं वो आपका जो रेंट आता है उसका 30% डिडक्शन लेने के बाद में 70% के सामने एडजस्ट होगा जितना भी आप रेंट इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। और इसके बाद में आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का हेड का इनकम कंप्यूट करने के बाद में अगर आपका लॉस 2 लाख से ज्यादा होता है तो आपकी जो दूसरी इनकम है उसके सामने सिर्फ 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर सकते हैं, परंतु जो लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता है वो आपका डूब नहीं जाता है मनीष जी। वो लॉस जो है वो अगले 8 साल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने अगले 8 साल में कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो हुई खर्च से टैक्स बचाने की बात। अब हम अभिनव जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। जी मेरा क्वेश्चन असीम सर से। असीम जी, एक चेंज किया गया है यूलिप के टैक्सेशन में, जहां तक मुझे पता है।
So उसके according ULIP can no more be used as a tax saving instrument if the annual premium amount is over 2.5 lakh. So इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज डिटेल दे सकते हैं हमारे कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को? हाँ, आपके मन से वो यूलिप का टैक्स, यूलिप की जो 2.5 लाख की सीमा है वो इसीलिए लाई गई है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द आइडिया इज टू रैशनलाइज द आर्बिट्राज व्हिच इज अवेलेबल ऑन वेरियस टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट. गवर्नमेंट समवेयर फेल्ट दैट ये लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और इस वजह से उसको एक थ्रेशोल्ड 2.5 लाख का उसका दिया गया. और सिमिलरली ईपीएफ के लिए भी जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी गवर्नमेंट को ये लगा कि वो मिसयूज हो रहा है. इनफैक्ट जो फिगर्स आई वो तो बहुत स्टैगरिंग है. सो कमिंग बैक टू यूलिप, आई थिंक द आइडिया इज टू remove the arbitrage which is associated with various kinds of instrument, and therefore that limit of 2.5 lakh has been provided. यही सिमिलर चेंज सर पीएफ में भी लाया गया है. तो ऐसे में सर टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए? देखिए, ईपीएफ गवर्नमेंट फेल्ड दैट इट वाज गेटिंग मिसयूज्ड and the staggering numbers of maybe few less than 100 people depositing huge amounts of employee contribution, resulting in really tax free return on their interest income was more seen as a treasury device, and therefore even the CBDT chief went on record saying that even my contribution, assuming it is more than that amount, will also be subject to tax. The government realized, मुझे इसमें जो लगा कि शायद because we are in the phase of discussions on finance bill and the act has not been legislated, पीएफ को लेके मेरा ऐसा संभावना है, although I don't have anything to confirm to you, that we might have a threshold on this, because if you are only talking about 85 or 100 people, depositing substantial amounts of money running into crores, so I think there could be a little bit of in between line of coming up with some mezzanine figure, and that might may or may not come for ULIP, but maybe for EPF it just might come in just to sort of rationalize the whole thing. Let's not forget in 2003 when Kelkar committee report came and they felt that following best practices, all instruments should be from triple E, exempt, to either get into exempt taxable. Simple भाषा में आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, एग्जेम्प्ट, उस पे कोई आय की प्राप्ति हुई, इंटरेस्ट आया, अपसाइड आया, रिटर्न आया कोई, वो भी एग्जेम्प्ट, और उसको जब फाइनली वो इन कैश हुआ तो वो भी एग्जेम्प्ट. तो ट्रिपल ई की जो स्कीम थी वो गवर्नमेंट धीरे धीरे उसको ईईटी या ईटीटी के माध्यम पे लाना चाहती है कि हर स्टेज, इन्वेस्टमेंट का स्टेज, रिटर्न का स्टेज, चाहे उस पर कैपिटल गेन हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड इनकम हो, और फाइनली जो मैच्योर हो, वो तीनों एग्जेम्प्ट ना हो, कुछ उसमें से टैक्सेबल हो. हालांकि ये 2003 में ऐसी पेशकश की थी जो फिलॉसफी गवर्नमेंट की है. तो अगर आप ये बीच में ऐसी लिमिट्स या ऐसी सिचुएशंस देखते हैं, दिस इज टुवर्ड्स चेंजिंग द रेजिम फ्रॉम ट्रिपल ई टू ईटीटी और ईईटी. सर इसी से रिलेटेड एक सवाल है, क्योंकि आपने एज यू सेड दैट म्यूचुअल स्टॉक मार्केट कैन नॉट बी द प्राइमरी सोर्स फॉर लाइवलीहुड, राइट? Yeah, that's my view. I mean, yes sir. So according to you, can the taxpayer go for gold ETF? Can you please explain something about gold ETF, or whether gold ETF or physical form of investment will be better in gold? So देखिए, let's not forget that in India we do not have a big social security fabric. हमारे यहाँ हम शुरू से ही, unless and until you are in government, and if you go back 40-50 years, शादियां नहीं होती थी अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी था. Families would look out to people who are in government service because you had an assured job, you had some assured medicals, you had some assured superannuation or pension policy, so to speak. But yes, liberalization has happened. Now we are living in a world of startup, world of enterprise, where people are willing to take risk and enterprise, and we are moving towards a regime of welfare democracy. So people have more options. Money is getting into various forms of instruments, be it stock market traditionally. Hopefully we will have a very mature debt market. Similarly, you're looking at a
कमोडिटी मार्केट मोर देन द स्पेकुलेशन, वो एक कहते हैं कि जी सटोरिया, वो वर्ड से अगर आप हटें, और इस पूरे प्रोसेस में गोल्ड हैज बीन द सेवियर ऑफ अ कॉमन मैन। हमें बचपन से यही सिखाया गया, गरीब अमीर छोटा बड़ा किसी भी तबके का हो, कि भैया कुछ पैसा अपना गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। लेट्स नॉट फॉरगेट, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड अलोंग विद चाइना। जितने भी हम गरीब थर्ड वर्ल्ड हो, कोई ना कोई सेविंग एक फैमिली की गोल्ड में जरूर होती है अक्रॉस द सेक्टर। तो गोल्ड इसीलिए लिया जाता है कि भाई ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हमेशा आपको एक सिक्योरिटी देगा, अपार्ट फ्रॉम इट्स सोशल वैल्यू ऑल्सो, कि गोल्ड शादी त्योहार वगैरह वगैरह। सो अब सिचुएशन ये है कि गोल्ड आप या तो फिजिकली लेके रख लें, या आप इंस्ट्रूमेंट ले लें, और जब आपको दरकार हो गोल्ड की, आप इंस्ट्रूमेंट लेके जाएं और उसके एवज में उतना गोल्ड फिजिकल फॉर्म में रख लें। As the young generation progresses, nobody wants to have that hassle. So electronic trading, exchange trading fund में जो commodities हैं, gold is a good way. And although my sense on commodity market tells me that gold does not have that real bullish outlook in terms of as a good investment, but as a good social security safety net, gold will always remain evergreen. So if the young generation watching your this very great program wishes to invest in gold, then ETF could be a good option. मेरा सवाल बलवंत सर से है। सर, जब हम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, खासतौर से अभी अब जैसे मार्च लास्ट आने वाले हैं और लोग टैक्स बचाने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हम समय में कोई लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर डालता है, कोई ईएलएसएस में कर डालता है 80C के तहत। मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि 80C के 1.5 लाख के अलावा टैक्स बचाने के और क्या-क्या ऑप्शंस हमारे पास है? देखिए मनीष जी, मैं आप आगे बढ़ूं उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने 80C की ऑप्शन पूरी एग्जॉस्ट नहीं की है, वो भूल से लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं खरीदे, अनलेस कि उनका एडिक्वेट अपनी एनुअल इनकम का 10-12 गुना लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। दूसरा चीज, ईएलएसएस में भी एकदम लंप सम नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत एकदम पेक पे है और पता नहीं कभी भी करेक्ट कर सकता है। तो अगर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उनके लिए मेरा सुझाव है कि वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डाल दे पैसा, और अगले साल से मेरा सजेशन, अगर यंग जनरेशन है तो वो ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो लॉक इन पीरियड 3 साल का है, और हिस्टोरिकली जो रिटर्न है वो काफी बढ़िया है। मतलब जैसे 14-15% के आसपास रिटर्न आया 10 साल के, 5 साल 7 साल का जो एवरेज है। तो जो यंग जनरेशन है और उनके अगर बशर्ते पैसे की जरूरत नहीं है, मतलब भले लॉक इन पीरियड 3 साल का है, पर आप मान के चलिए कि आपको 8 साल कम से कम इन्वेस्टेड रहना है, तो आपके लॉस होने की गुंजाइश नहीं है। 80C के अलावा क्या क्या जो एवेन्यू है टैक्स बचाने के, तो एक तो जो है वो सेक्शन 80CCD1 भी है, जिसके तहत आप अगर एनपीएस में पैसा डालते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है। मतलब आप अगर ये 50,000 नहीं डालेंगे और आप सोचे मैं और कहीं इन्वेस्ट कर दूं, तो वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको सोच सकते हैं कि आप कोई अगर घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके पास आपके खुद के रिसोर्सेज हैं, तो उसकी जगह आप होम लोन लें, जिससे आपको अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और 80C का डिडक्शन मिल जाएगा और 24B का डिडक्शन मिल जाएगा। तो जो इसके अलावा अगर आपने मेडिक्लेम नहीं लिया है तो आप मेडिक्लेम ले लें, परंतु सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ही आप होम लोन नहीं लीजिएगा या मेडिक्लेम नहीं लीजिएगा। परंतु जिन लोगों के पास में जो सैलरीड व्यूअर्स जो देख रहे हैं अपना प्रोग्राम, और उनको अगर उनके एम्प्लॉयर ने हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो उनको यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल को आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना बंद कर सकता है, या आप कोई वजह से अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, और हो सकता है आपकी नौकरी जल्दी से नहीं लगे, या लग जाए तो भी आपका नया वाला एम्प्लॉयर है उसके यहाँ मेडिक्लेम
क्लेम की स्कीम नहीं हो, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपका इंडिपेंडेंट भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नौकरी छोड़ने के बाद में अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो आपका कम से कम 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। उस दौरान आपकी जो एग्जिस्टिंग विद्यमान कोई बीमारियां है तो उससे संबंधित आपका कोई भी क्लेम वगैरह है वो आपको नहीं, मतलब आपका कवर नहीं होगा। तो आपको मतलब, और एक बात और बताना चाहूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ जो कमाता है व्यक्ति और उसके साथ साथ उसके ऊपर आर्थिक रूप से कोई अलग व्यक्ति निर्भर है तो ही लेना चाहिए, परंतु अगर आपके ऊपर आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति निर्भर नहीं है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। परंतु लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं, पर हेल्थ इंश्योरेंस तो बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से उसकी जरूरत है, मतलब वो कमाता है नहीं कमाता है जरूरत नहीं, और अदर जो नहीं कमाता है उनके लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज्यादा जरूरत है। एक छोटा सा सवाल सर, आप एक फाइनेंशियल प्लानर भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टैक्स प्लानिंग के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? मतलब टैक्स प्लानिंग शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, टैक्स सेविंग के लिए किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा हो? अब मेरे प्रश्न का जवाब मनीष जी आपने ही दे दिया कि आप जो टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं वो आपका पर्सनल प्लानिंग जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके साथ इंटीग्रेट होनी चाहिए। मतलब आप अगर इन्वेस्ट टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसके साथ में अपने आपके जो फाइनेंशियल प्लानिंग के गोल है उसको उसमें संजो के आप आपकी टैक्स प्लानिंग करें। जैसे मैंने बताया कि आप टैक्स बचाने के लिए ही अगर लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वो नहीं खरीदना चाहिए, या जैसे मैं यूलिप पे बताता हूँ कि यूलिप हैज नेवर बीन अ गुड प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं खरीदे। मतलब आप कोई भी व्यूअर हो, मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग बकेट में रखना चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। इंश्योरेंस के लिए आपको टर्म प्लान खरीदना चाहिए, और अगर आप टर्म प्लान ऑनलाइन खरीद सकते हैं तो ऑनलाइन खरीदें, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफाइड स्कीम में इन्वेस्ट करें। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, और अगर आपको टैक्स बेनिफिट की चिंता है तो आप टर्म प्लान ले और ईएलएसएस में पैसा डालें, वो इक्विटी फंड है, तो दोनों में आपको एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। तो यह मैंने एक उदाहरण दिया है आपको कि आप किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं टैक्स सेविंग को आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से। मेरा एक रिलेटेड सवाल है असीम सर से। सर, यंग अर्नर्स जो हैं, दोज हु हैव नाउ स्टार्टेड, अभी नया नया जॉब शुरू किया है या अभी नया नया कमाना शुरू किया है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है? पीपीएफ हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, या स्टॉक मार्केट हो सकता है? क्या किसके लिए जाना चाहिए उन्हें सर? वेरी सिंपल, आई शुड बी आई एट अ वेरी यंग एज, बहुत यंग एज में इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि भाई हमारी अल्टीमेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म गोल्स क्या हैं, बट एज वी स्पीक द यंग जनरेशन इज फार मोर इनलाइटेंड, एज वी यूज द वर्ड, दे आर फार मोर क्लियर अबाउट देयर गोल्स, उनके फंडे जरा ज्यादा ऐसा समझ आता है कंपैरेटिवली क्लियर है। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली ना इन्वेस्ट करें, आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स देखें। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जैन साहब ने बताया, इट्स अ ग्रेट वे ऑफ टैपिंग द पोटेंशियल और द अपसाइड ऑफ द इक्विटी मार्केट, बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी लेफ्ट आउट। हर एक को एक ये सिंड्रोम है कि भाई मैं लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, एक ये हो गया। दूसरा, डू यू नीड अ हाउस ऑन योर हेड? अगर घर चाहिए तो उसकी तरफ आप धीरे धीरे बढ़ें, ठीक है, आज नहीं कुछ समय बाद सही, राइट। इसको भी हाउस मार्केट 3 या 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती है कि आपकी पे स्केल क्या है और आपका एज ग्रुप क्या है। थर्डली, कवर योर हेल्थ। कोविड हैज टॉट अ वेरी बिटर लेसन, ये एक बड़ा कड़वा सच और कड़वा झूठ है कि हेल्थ को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड रिमेंबर, गुड हेल्थ ट्रीटमेंट इफ यू आर नॉट कवर्ड, इट इज एक्सपेंसिव। आज की डेट में हेल्थ ट्रीटमेंट कोई बहुत सस्ता नहीं है। अगर आप कहें कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और मेरे को अपना या अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स को एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा देनी है, कवर योर सेल्फ ऑन हेल्थ, cover yourself on the equity side. And in terms of provident fund, if you do not have the benefit of a EPF or a GPF when you are in that sector, then PPF is a great option. To my mind, it is the best saving option
अगर इस पे कोई कैप ना हो तो आप इसको देखेंगे कि इसमें लोग बहुत पैसा फ्लश इन करेंगे इफ देयर इज नो थ्रेशोल्ड ऑफ 1.5 लाख। तो मेरे लिए ये 3 बास्केट बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे एक समय के बाद मैं स्टॉक मार्केट से लेफ्ट आउट नहीं होना चाहता, ईपीएफ और मेरे पास एक अच्छा इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो। अब उसमें लाइफ और हेल्थ का क्या कॉम्बिनेशन होगा, ये मेरी इंडिविजुअल आउटलुक है, और इसको हम टैक्स प्लानिंग के साथ, जैसे जैन साहब ने कहा है, उसको हम अच्छे से मैप या मैरी कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे साइड से सर, जो लोग शादी करने का भी प्लान कर रहे हैं आने वाले कुछ सालों में, अगेन वो एक तरह से यंग अर्नर्स ही हैं जो अभी हैं, उनके लिए सर सेविंग कैसे कर सकते हैं? कुछ टिप्स दे दीजिए कि किस तरह से वो कहाँ पे राइट एरिया टू सेव। ठीक है, फर्स्ट टिप इज अ नॉन फाइनेंशियल टिप। इफ योर पार्टनर is also a earning member, then you should pretty much set out it before you get married. एक बहुत जबरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग यही होती है, उसको आगे रख के फिर आप ये हिसाब लगाएं कि आपको छत चाहिए या घर नहीं चाहिए, राइट? बिकॉज एक स्टेज के बाद आप एक रेंटल को एचआरए और उसको एक स्टेज के बाद उस स्टेज से आप आगे निकलना चाहते हैं। सो इफ यू वांट टू प्लान टू बाय अ हाउस, देन प्लान अर्ली। जिसने भी यंग एज में जल्दी प्लान और जल्दी सेव किया है, वो रुपी मल्टीप्लायर हुआ है और उसने इन्फ्लेशन को बीट किया है। तो मेरा मानना ये है, अगर आप यंग हैं तो आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं, बट आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है। और at a young age your tax outflow is also not very large unless and until you have a great job, you know, you rise in the ladder over a period of time, so you can be a little more aggressive because your tax outflow may not be very high. Thank you Balwant ji and Aseem ji for these knowledgeable insights. I'm sure these valuable details on income tax slabs and investment tips will help the taxpayers make an informed decision. We can stay tuned to these Facebook live page of Jagran tomorrow, where our health work warriors will discuss mental health related topics, and Jagran dialogues will be live every Monday, Tuesday and Wednesday, same time on the Facebook page of Jagran. You can also log on to jagran.com and english.jagran.com to read the Jagran dialogue discussions in article format. Thank you so much. Thank you.